पढ़ाई कर रही है एकदम सिंसियर लड़की, अच्छे से बैठ के बिना टीवी की तरफ देखे हुए पढ़ाई हो रही है इसकी। ठीक है, ये कहीं पे मूव नहीं कर रही है। हाँ, बट शी इज डूइंग सम मेंटल वर्क, दिमाग पे काम कर रही है। ओके, ये जो टीवी देख रही है ये भी कोई काम नहीं है इसका, सिर्फ टीवी देखना दिमाग से। कोई फिजिकल मतलब यहाँ से वहां तक चेंज करना अपनी पोजीशन को, वो चीज़ नहीं हो रहा है। हाँ, ये डांस वाला शायद हो रहा होगा कि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, ये जो आदमी है सामान उठा के लेके जा रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर। सबको समझ में आ गया यहाँ पे? तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेंटल वर्क कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो फिजिकल वर्क। ठीक है, तो साइंस वन इज द फिजिक्स ऑफ द साइंस। तो फिजिक्स में हम लोग जो भी वर्क की बात करेंगे, ऑल आर ओनली फिजिकल वर्क, नॉट मेंटल वर्क। तो वी आर डीलिंग विथ ओनली दिस टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, ये जो है बैठे बैठे कर रहे हैं ये लोग काम, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनसे कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटल वर्क। समझ में आया? जो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं उसको बोलते हैं फिजिकल वर्क। तो हम लोग फिजिकल वर्क के बारे में ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन है, जनरली एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज रेफर्ड एज टू वर्क, टू एज वर्क। व्हेन वी वॉक or run, the energy in our body is used to do the necessary work. We see that a girl who is studying is working or performing work, but that is mental work. In physics, we deal with physical work. ठीक है, वर्क हैज अ स्पेशल मीनिंग इन फिजिक्स। तो इसका मतलब क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं बोलूंगा वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स इज ऑब्जेक्ट एंड कॉजिंग डिस्प्लेस। डिवाइस करो भाई, इसका डिवाइस ऑन है, बंद करो। हाँ, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ। यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, देन ओनली वी से दैट दे आर डूइंग सम वर्क। ठीक है, दीवार को अगर हम लोग पुश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, कोई वर्क नहीं हो रहा, लेकिन पुश करने से दीवार गिर गई तो यू हैव डन सम ग्रेट वर्क, दीवार को गिरा दिया तुमने। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग का क्या होता है। ठीक है, क्रिकेट में भी सिंपल रूल होता है। हम लोग अगर बॉल को डॉट कर देते हैं, ठीक है, बॉल के ऊपर कुछ बैट वगैरह टच नहीं करते तो कोई रन नहीं मिलता है, तो दैट इज व्हाट, ओके, नो वर्क। लेकिन अगर एक रन भी निकाला तो दैट इज अ वर्क। समझ में आया? तो डॉट करना अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द। सबको समझ में आया ये वर्क का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके नीचे एक फॉर्मूला, मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सब लोग इसको, ठीक है, बोल्ड करेंगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया सबको? वर्क मतलब क्या? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझा कि नहीं? यस सर। आते हैं हम लोग, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबको फिलअप में भी आ सकता है, सबको याद रखना है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इनटू एस। समझा सबको? ओके, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेज एंड देयर एग्जाम्पल। कौन कौन से डिफरेंट अलग अलग फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे मीनाक्षी वांट्स टू डिस्प्लेस अ वुडन ब्लॉक फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी along the surface of a table। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया, मैं बताता हूँ। Says use the force F for the purpose, has all the energy spent used produce acceleration। इसके बाद यहाँ पे use your brain power, पहले देख लेते हैं। You have learned how to calculate the work done on an object when the displacement in the direction of the applied force, but if the displacement is not in the direction of the applied force, how do we calculate the amount of work? ठीक है,
अगर हमारे पास फोर्स का जो डायरेक्शन हमने देखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स लगा के सर्कुलर मोशन में, तो क्या जाता है, इस तरह डायरेक्शन में जाता है ना, पता है कि नहीं सबको? यस सर, ठीक है। टेंजेंट। हाँ, टेंजेंशियल डायरेक्शन मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी। ये ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है, और ये सी डायग्राम। ठीक है। ए वाले डायग्राम में ये जो लड़की है, इसको ये टेबल को पुश करना है। ठीक है। अब ये टेबल को पुश करना है, तो वो उसको पुश कर रही है उसकी तरफ। उसके लिए क्या होगा, जितना भी एनर्जी वो यूज करेगी, दैट एनर्जी स्पेंड टू डू सम वर्क। बराबर। दूसरा चीज यहाँ पे देखो, ये जो कार्ट है, इस कार्ट को इस की क्या कर रही है, एक थ्रेड बांधे उसको खींच रही है। तुमने भी किया रहेगा बचपन में ऐसा। लेकिन ये कार्ट जो है, सपोज कि जो कार्ट है, अगर वो लड़की को चलना है, तो कार्ट को बांध दिया उसने थ्रेड पे, और थ्रेड को इस डायरेक्शन में किया। बराबर। तो उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये जो थ्रेड है, फोर्स इज अलोंग द थ्रेड। फिर भी ये कार्ट क्या है, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो वर्क इज डन इन अलोंग द सेम डायरेक्शन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। ठीक है। तो सेम चीज होता है जैसे सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि फोर्स जो डायरेक्शन होता है उसका ये होता है। बराबर, फोर्स का डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी होता है हम लोग का। ठीक है। वैसे डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसके लिए कार्ड क्या होगा, सेम। ठीक है। तो ये तीन अलग अलग टाइप के फोर्स है, जितना एनर्जी लगाएंगे उतना अलग है। फिर भी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। लेट एफ बी द अप्लाइड फोर्स F1, component direction of displacement, and S with the displacement, then amount of work done W is equal to F1 into S। बराबर, W is equal to फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अगर मैं बोलता हूँ F1, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है W is equal to F1 into S। सबको समझना है? The force F is applied in the direction of strain, okay, at the angle with the horizontal. Let theta be an angle that the strain makes with the horizontal. ठीक है। We can determine the component F1 of the force। कंपोनेंट क्या होता है पहले वो समझो। ठीक है। ये जो बॉक्स है, यहाँ पे देखो एक बॉक्स है। ये बॉक्स को अगर जैसे ये कार्ड था, वो लड़की जो थ्रेड बांध के घुमा रही थी, थ्रेड बांध के उसको ले रही थी, तो इस तरह से यहाँ पे थ्रेड था। बराबर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बराबर। तो उसका थ्रेड यहाँ पर था, टाई किया हुआ, बट वो उसको इस तरह से खींच रही थी, है ना। यहाँ पे उसका हाथ था। बराबर। तो उसका जो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, फिर भी ये जो कार्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, पता नहीं हमको एंगल क्या है, दैट इज थीटा। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। ए लेते हैं, एक्स लेते हैं, ऐसा कुछ भी लेते हैं ना। तो यहाँ पे एक नया ब्रेक लेटर है थीटा, जो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है थीटा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं थीटा। ठीक है। समझ आया सबको थीटा? कोई ऐसे करेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, कोई ऐसे करेगा तो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्यों बन जाएगा। ठीक है। सबको क्या करना है, थीटा इज लाइक दिस ओनली। ठीक है। यही हम लोग का थीटा है, इस तरह से बनेगा थीटा। थीटा का स्पेलिंग THETA, थीटा। सबको समझ में आया? ठीक है। अब देखो, कॉस थीटा, अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली ये कॉस थीटा बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, ये हमको समझना है कि कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ थीटा, ठीक है, तो इसका हाइपोटेन्यूज ये होगा 90 डिग्री के अपोजिट वाला। इसके अपोजिट में ये है ना, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। बराबर। और थीटा के अपोजिट में एक साइड है, और थीटा के एडजेसेंट में एक साइड है। तो कॉस थीटा जो होता है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस, और ये हाइट है ना। तो कॉस थीटा जो होता है, यहाँ पे राइट एंगल, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस कॉस थीटा जो होता है वो होता है हम लोग का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये शायद ओमिट भी रह सकता तुम लोग को स्कूल में, बट हम लोग देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद रखना।
ठीक है, ये हम लोग को ज्योमेट्री में है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बाद में, लेकिन आप यहाँ पे यूज करने दे दिया हम लोग को तो समझ लो। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका बेस क्या है f1, और हाइट क्या है, हाइपोटेनस क्या है f। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू f1 अपॉन f, तो f1 इक्वल टू f cos थीटा, दैट इज द कंपोनेंट। ठीक है, अब w इज इक्वल टू f1 इंटू एस है हम लोग का, f1 के बदले क्या लिखेंगे f cos थीटा, तो w इज इक्वल टू f1 इंटू एस, बट f1 इज इक्वल टू f cos थीटा, तो w इज इक्वल टू f cos थीटा मल्टीप्लाई बाय s, so that is equal to w is equal to s s cos थीटा। सबको समझ में आया? ये तो f इज इक्वल w इज इक्वल टू एस एस cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन f एंड f1। अब ये जो थीटा है, अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दिया है, थीटा अगर जीरो होगा यानी cos जीरो मेरा होता है 1, यानी थीटा अगर मैं बोलता हूँ जीरो, तो cos एक वैल्यू है cos जीरो जिसका वैल्यू आता है 1। अगर थीटा मेरा 90 है तो cos 90 होता है जीरो, थीटा मेरा 180 है तो cos 180 होता है -1। ये सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल में हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, cos 0 इज 1, cos 90 इज 0 एंड cos 180 इज -1। टेबल में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सारी वैल्यू हमको इस फॉर्मूले में पुट करना, w इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो अगर cos 0 मेरा 1 है तो ये आ जाएगा, cos 0 अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, cos 0 -1 है तो माइनस एफ हो जाएगा। समझ में आया? तो याद रखना कि W हम लोग का जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू बराबर। बट अगर कंपोनेंट वाइज में जाते हैं हम लोग तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा इज अ एंगल, ठीक है, थीटा इज अ एंगल, ठीक है। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, अगर मैं बोल सकता हूँ कि थीटा मेरा जीरो है तो W इज इक्वल टू हो गया मेरा एफ एस, ठीक है। थीटा अगर 90 है तो W इज इक्वल टू हो गया मेरा जीरो, थीटा अगर मेरा 180 है तो W इज इक्वल टू हो गया -80। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या होगा? थीटा मेरा जीरो है मतलब जो फोर्स है ये फोर्स है और ये वर्क का डायरेक्शन है, बराबर। थीटा मेरा जीरो होगा तो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो W इज इक्वल टू एफ एस मतलब पॉजिटिव वर्क। दोनों अगर परपेंडिकुलर होगा दैट इज जीरो वर्क, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दैट इज नेगेटिव वर्क। समझ में आया? तो थीटा अगर मेरा जीरो है, दो है ना सर कंपोनेंट है, वापस बताओ ना। अब बता तो रहा हूँ, सुनो तो सही। W इज इक्वल टू होता है हम लोग का एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा हम लोग का अगर जीरो है, देखो जीरो, तो कॉस जीरो मेरा हो गया 1, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का एफ एस, तो यहाँ पे लिखा है। फिर थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 जीरो यानी हो जाएगा W इज इक्वल टू जीरो। थीटा 180 है मतलब ये हो जाएगा। अब ये जीरो 90 और 180 कैसे होता है वो समझो पहले। यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया ये वर्क का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ दोनों के बीच में एंगल जीरो है मतलब दोनों क्या होंगे, ये F1 और F दोनों सेम होगा। दोनों के बीच में एंगल नहीं होगा नहीं जीरो होगा। दूसरी चीज, दोनों के बीच में 90 मतलब ये F1 होगा और F इस तरह से होगा। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो कोई भी वर्क नहीं होगा उसमें, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ F1 यहाँ पर है और उसके अपोजिट में मेरा F है, अपोजिट में क्या है F है। समझ में आया कि नहीं? तो वहाँ पे हम लोग वर्क क्या होगा, ठीक है, माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसके लिए वर्क हम लोग का नेगेटिव होगा। हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पहले कंक्लूजन में लिखेंगे इट इज पॉजिटिव वर्क, इट इज जीरो वर्क और ये नेगेटिव वर्क। अब ये क्या है वो नेक्स्ट पेज पर है, तो देखो, ठीक है। उसके पहले हम लोग को यहाँ पे यूनिट दिया है, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमको पता है, फॉर्मूला भी हमने देखा। फोर्स का यूनिट हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। याद आया कि नहीं? ठीक है, फोर्स का यस यूनिट सर। होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है या तो मीटर या तो सेकेंड, और वर्क का यूनिट होता है हम लोग का जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1
जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। समझ में आया सबको? ये है एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन and the unit of displacement in meter. Thus, the unit of force is Newton meter, which is called joule. बराबर? A joule, if a force of 1 Newton displace an object through 1 meter, यानी फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर का, तो हम लोग बोलेंगे देर इज अ वर्क डन ऑफ 1 जूल। समझा? वर्क is said to be of 1 joule if due to a force of 1 Newton displacement of 1 meter। वही चीज यहाँ पे लिखा है, तो फोर्स ऑफ 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल। समझ में आया सबको? तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यही चीज अगर मैं सीरियल सिस्टम में लिखूँ तो न्यूटन का होता है डाइन, तो हो जाएगा 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। इम्पॉर्टेंट है, ये फ्लक्स में आता है 1 जूल इक्वल टू डैश इंटू डैश 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, या तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल टू आएगा 1 जूल ऐसा, या सीजीएस सिस्टम में 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अर्ग। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 जूल एंड 1 अर्ग? 1 जूल एंड 1 अर्ग, तो यहाँ पे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ और 1 मीटर इक्वल टू 10⁵2 सेंटीमीटर। तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन टू 1 मीटर होता है। तो न्यूटन को हमने लिखा 10⁵, न्यूटन को हमने क्या लिखा 10⁵, और मीटर को लिखा 10⁵2। बराबर? अब ये जो 10⁵ है इसको हमने लिख दिया 10⁵ और 10⁵2 को लिख दिया 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर मतलब अर्थ, लिखा ना डाइन सेंटीमीटर इज अर्थ। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁵7 अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट फिलअप। ठीक है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डाइन, ये भी इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट। समझा सबको? ये फिलअप याद रहना चाहिए। 1 जूल इक्वल टू 10⁵7 अर्थ, और आता कैसे वो भी। ठीक है, ये पूरा 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन को लिख सकते हैं 10⁵5 और 10⁵2। ठीक है, 10⁵5 इंटू 2 10⁵7। ठीक है, 10⁵7। समझा सबको? अंजलि झा तुमको वो यस समझा सर। पहले वाला? यस सर। ये समझा? चलो, तो अब इसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। तो यहाँ पे मैंने बताया, देखो यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। व्हेन force and the displacement are in the same direction, that is theta equal to 0, work done is said to be positive, जो मैंने वहाँ पे लिखा था। ठीक है, when the force and the displacement are in the opposite direction, that is 180, then work done is said to be negative, तो मैंने बता दिया वहाँ पे। when the applied force does not cause any displacement, or when the force and the displacement perpendicular, then work done by the force is 0। तीनों समझ में आया जो मैंने वहाँ पे बताया था अभी, टेबल में कंक्लूजन था। बराबर? अगर थीटा मेरा 0 हुआ तो W इज इक्वल टू एफ एस, यानी पॉजिटिव वर्क। बराबर? थीटा अगर मेरा 90 हुआ तो 0 वर्क, और थीटा अगर मेरा 180 हुआ तो नेगेटिव वर्क। समझ में आया सबको? तो इस तरह से हम लोग का है। वैसे यहाँ पे दिया पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हीकल, रुकी व्हीकल को अगर पुश करेंगे डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा हम लोग का वर्क 0। कैचिंग द बॉल विच योर फ्रेंड हैव शोन टू योर सी, तो ये सब अलग अलग है जिसमें तुम बता सकते हो कि तुम्हारा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हमको सिर्फ इस पेज पे ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क कब होता है वो। ठीक है, समझा स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो इसमें से ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल तुम लोग देखोगे, मैं कल पूछूंगा कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है जिसमें फोर्स का डायरेक्शन और जो वर्क का डायरेक्शन है सेम है, फोर्स और वर्क का डायरेक्शन अपोजिट है, या फोर्स और वर्क दोनों परपेंडिकुलर है। तभी तो हम लोग का पॉजिटिव नेगेटिव जीरो समझ में आएगा।
तो तुमको बताना है कि इसमें ये जो एग्जांपल है इसमें से कल मैं पूछूंगा पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क वाला कौन सा है। ठीक है, अभी हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखो एक कप दिया है, थ्रेड दिया हुआ है और एक कुछ नट दिया है, बराबर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कप है, बराबर। कप के बेस में हमने क्या किया, एक नट बांधा, नट से एक थ्रेड और थ्रेड के दूसरे एंड पे भी एक नट। ठीक है, तो ये नट जो है धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, इसको पुल करेगा ग्लास को। क्या लिखा है देखो, टेक अ प्लास्टिक कप एंड मेड अ होल इन द सेंटर ऑफ द बॉटम, बराबर सेंटर में किया। टेक अ लॉन्ग थ्रेड, डबल इट एंड पास इट थ्रू द होल, tie a thick enough knot at the end so that knot will not pass through the hole. ठीक है, taking care that the two loose ends are below the bottom of the cup. ठीक है, tie a nut each of the two ends, ठीक है, as shown in the diagram. ठीक है, ए, ठीक है, इस डायग्राम में देखो पहला वाला जो डायग्राम है, put the cup on the table, keep on the nut, keep one of the nuts in the cup and let the thread carry the other nut hung down from the side. एक नट यहाँ पर है, ठीक है, एक एंड पे, और दूसरे एंड पे दूसरा नट है, बराबर। ठीक है ना, क्या होगा फिर इसमें, और दूसरा फिगर बी, एज shown in the figure B, when the cup is sliding along the table, stop it putting the ruler. ठीक है, यहाँ पे एक रूलर रख दिया क्योंकि हमको पता है कि इसके वेट से ये धीरे धीरे क्या होगा, खींचा चला आएगा। ठीक है, और हमने वहाँ पे क्या कर दिया, एक रूलर रख दिया। ठीक है, एज shown in the figure C, keep the cup at the center of the table, leave the two nuts hanging on the opposite direction. बराबर, पहला हमने क्या किया, एक ही नट रखा था तो ये कप इस तरफ मूव हुआ। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने क्या किया, सेम सेम नट कर दिया, तो अब ये मूव होगा क्या, नहीं होगा। तो फिगर ए, why does the cup get pulled? Because of some force is applied due to this nut, that is gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नट मूव हो रहा है, उसके लिए ये भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। समझ में आया। दूसरा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट द कप। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और कप में रिलेशन क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और रिलेशन और कप, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप एंड द फोर्स अप्लाइड टू द रूलर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स में क्या है। व्हाई डजंट द कप गेट डिस्प्लेड इन सी, सी में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का फोर्स लग रहा है, एक ये और एक ये, बराबर, दोनों के हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन, तो नेगेटिव वर्क होगा, यानी ये मूव नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का दोनों का डायरेक्शन, वर्क का और इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क, इसके लिए ये मूव करेगा। समझ में आया, यहाँ पे दोनों साइड से मूव हो रहा है, इसके लिए दोनों साइड से, इसके लिए मूव नहीं होगा, जीरो वर्क। ये तीन टाइप का, थोड़ा इसको रीड करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे दिया लास्ट एक मैं बता देता हूँ अभी। सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट, ठीक है, इज डिस्प्लेसमेंट is along the circle are perpendicular to each other, work done by the gravitational force is zero. हमने देखा है कि सपोज कि ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड में सैटेलाइट मूव करता रहता है, जिससे हम लोग को लाइव क्रिकेट का मैच कहीं पे होता रहेगा वो दिखेगा, लाइव टेलीकास्ट हम लोग को देखने मिलता है। तो ये सब सैटेलाइट की वजह से जो ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है, ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। बट इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है, एक टेंजेंशियल फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा क्या करेगा, इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा और नीचे नहीं आएगा। समझा, तो ये जो फोर्स है हम लोग का परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, बराबर। ये जो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स, ये परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर, इसके लिए का जो फोर्स होता है टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो, इसीलिए ये हमेशा मूव करते रहेगा। समझ में आया। अर्थ है, अर्थ के अराउंड में एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, सैटेलाइट के ऊपर जो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स है, और जो अर्थ का है वो दोनों परपेंडिकुलर होता है, इसके लिए ये सैटेलाइट हमेशा मूव करते रहेगा, पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो गिरेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, सब इसको रीड करना। ठीक है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क क्या है,
वर्क का डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सबको लिखना है। इतना होमवर्क है सबका, समझ को। वर्क का डेफिनेशन, Yes, sir. वर्क का यूनिट, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, उन सबका एग्जाम्पल, और जो मैंने बोला है कि वो देखना और मुझे बताना है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि ये वाला, ये 5 जो सब मैंने दिए हुए, ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल में से सबको ढूंढ के बताना है कि इसमें कहाँ पे जीरो हो रहा है। समझा सबको? चलो, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। बाय एवरीवन। कल हम लोग के आगे से स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन। सर आपने कल बोला था कि आप नोट्स भेजोगे लॉज ऑफ मोशन का। सर आया है। सर मेरे को नहीं आया। सर मेरे को भी नहीं आया। सर